हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सभी गवर्नर जनरल और वायसराय के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी 1773 से लेकर के 1947 तक जो भी गवर्नर जनरल और वायसराय रहे वो हम सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक रहे। इनके संबंध में क्या क्या घटनाएं रहीं? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के द्वैध शासन प्रथा को इन्होंने समाप्त किया। आपको पता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया था और बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने। प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना कराई। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कराई थी। ठीक है, अब इसके बाद हम और भी इनके संबंध में पॉइंट्स है, जैसे कि इसी के समय में यानी वारेन हेस्टिंग्स के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ और इसी के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भी की गई थी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ 1775 से 1782 में शुरुआत हुई थी सूरत के संधि के तहत, समाप्त हुआ सलभाई की संधि के तहत। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इनके संबंध में हुआ 1780 से 84 तक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई। 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की गई और 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इतना सारा पॉइंट्स आप इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि पिट्स एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर के जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुँचा तो उस पर महाभियोग लगाया गया था। राइट, अब इनके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय रहा 1786 से 1793। भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था के जनक जाने जाते हैं। सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर के हाथों में दिया गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इनके समय में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, 1790 से 92। स्थायी बंदोबस्त पद्धति इन्होंने लागू किया जो कि इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1793 में। और यहाँ पे ध्यान दिया कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत 1792 में हुआ था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत मतलब आता था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लगाया गया था। इसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को और 10% अपने पास रखना था। इसने जिला के पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इंचार्ज बनाया था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली की 1798 से 1805। देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चर्चा में रहते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तारित करने और स्थायित्व प्रदान करने के लिए सहायक संधि व्यवस्था शुरू की। ठीक है, सहायक संधि व्यवस्था को शुरू किया। वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में सहायक संधि को प्रयोग किया था। अब इसके बाद यहाँ पे एक क्रम है जो कि पूछा जाता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले यानी सहायक संधि करने वाले जो राज्यों का क्रम रहा वो किस तरह से रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, ग्वालियर, ये इनका क्रम था। ऊपर से आपको याद रखना है, सबसे पहले हैदराबाद के जो निजाम थे इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था, उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर। ठीक है, सहायक संधि के क्या प्रावधान थे? तो संधि करने वाले राज्य कंपनी से सैन्य सुरक्षा तो पाएंगे, इसके साथ ही उस राज्य को अपनी राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट को रखना अनिवार्य किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे। और इनके समय में हुआ था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो जुलाई 1800 ईस्वी। कभी कभी ये डायरेक्ट भी पूछा गया है एग्जाम्स में कि स्थापना कब हुई थी डेट के साथ, तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वेलेस्ली को बंगाल का शेर के नाम से जाना गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी की सृजन इसी के समय में हुआ। और देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हमने वारेन हेस्टिंग्स देखा था और इनके समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है 1799। ठीक है, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अब इसके बाद आते हैं सर जॉर्ज वारलो।
सर जॉर्ज वार्लो 1805 से 1807। इनके समय की एक मात्र महत्वपूर्ण घटना जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से आवश्यक है वो है सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह 1806 के अंतर्गत, यह विद्रोह 1806 में वेलोर में हुआ जिसमें कई अंग्रेज सिपाही मारे गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने ऊपर में देखा था द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध, उसका समापन जो हुआ था किस संधि के तहत, तो राजपुर घाट की संधि के द्वारा। ठीक है, राजपुर घाट की संधि 1805 में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो 1807 से 1813 अमृतसर की संधि इनके संबंध में हुआ था। इनके समय में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता किसने किया था, चार्ल्स मेटकॉफ ने। कब हुआ था, तो ये अमृतसर की संधि 1809 में। ठीक है, 1809 में। 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया, इसी के समय में पास हुआ। अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के लिए, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपए देना फैसला किया गया था, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, और चाय और अफीम के व्यापार को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, चाय और अफीम के व्यापार को छोड़कर अंग्रेजों का व्यापार अधिकार भारत में समाप्त हो गया और चीन के साथ व्यापार शुरू हुआ। ठीक है, 1813 में। और 1833 में क्या था, पूरी तरह से समाप्त हुआ था, हम आगे देखेंगे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऊपर में देखा था वारेन हेस्टिंग्स, अब यहाँ पे है लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 से 1823 अंग्ल नेपाल युद्ध इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। 1814 से 16 में इसमें नेपाल के अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 में हेस्टिंग्स और गोरखाओं के बीच संगौली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। ठीक है, मार्च 1816 में संगौली की संधि के तहत क्या था, काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया गया और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे क्या है कि इस संधि के कारण वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच कालापानी सीमा विवाद जारी है। कालापानी का विवाद आपको पता ही है कि भारत और नेपाल के बीच चर्चा रहता है। इसके बाद तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध इनके समय में हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स में और पेशवा पद समाप्त हो गया था। ये भी कह सकते हैं कि मराठा पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। 1817 से 18 में इन्होंने पिंडारियों का दमन, ये एकदम वीवीआई प्रश्न है, पिंडारियों का दमन किसने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। चलिए इसके बाद हम यहाँ पे बढ़ते हैं 1822 में टेनेसी एक्ट, जिसको हम लोग कस्तकारी अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, ये लागू हुआ। अहस्तक्षेप की नीति समाप्त कर इसने अनुसरण मतलब कि देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि अहस्तक्षेप की नीति को समाप्त कर दिया। किसका अनुसरण मतलब किया था, जिसने अनुसरण कर सर जॉन सॉर ने किया था, यानी अहस्तक्षेप की नीति किसने स्टार्ट किया था, जॉन सॉर ने। अब यहाँ पे कि प्रेस सेंसरशिप को समाप्त किया। बॉम्बे में रैयत और मालवाड़ी प्रथा की शुरुआत की, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। बॉम्बे में रैयतवाड़ी और मालवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 इनके समय में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ 24 से 26, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 1826 में 1825 में ब्रिटिश सेना के सैन्य कमांडर ने वर्मा सेना को परास्त कर 1826 ईस्वी में याडवू की संधि की थी। ठीक है, 1824 का बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में ही हुआ था, ये भी याद रखना है। 2 पॉइंट्स इनके संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जो कि बहुत ही चर्चा में रहने वाला और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ से भारत के गवर्नर जनरल स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पे हमने देखा था 1773 से लेकर के अब तक जो भी हम देखते आ रहे हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अब यहाँ पे ये है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे, ध्यान दीजिएगा, 1828 1833 इनका समय रहा, पहला पॉइंट्स। और 1803 में मद्रास के गवर्नर की हैसियत से भारत आए हुए थे और 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अतः यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में ये बने पहले। इसके काल में कोई युद्ध नहीं हुआ, शांति का काल रहा था। 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद शिशुवध पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया हुआ था। अब यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि इसके काल में देवी देवताओं को नर बलि देने की प्रथा भी अंत कर दी गई थी। अब यहाँ पे क्या है कि 1833 का चार्टर अधिनियम पारित हुआ तो भारत में अंग्रेजों का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल बन चुके थे। अब यहाँ पे ये है कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल जो था 33 से 35 तक था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया स्टार्ट किया था, लेकिन
अब 33 के बाद जब चार्टर एक्ट आया ना, 33 से 35 तक इन्होंने गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। कलकत्ता में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले भारतीय न्यायिक प्रणाली के जनक के रूप में जाने जाते हैं कि सलाह पर 1835 में अंग्रेजी को भारत का आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। ठीक है, 1835 में। अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है सर चार्ल्स मेटकॉफ, 1835 से 36, 1 साल का कार्यकाल रहा। चार्ल्स मेटकॉफ ने भारत में समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। इस कारण से भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि 1836 से 1842 तक रहे। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध। वर्मा युद्ध हमने कब देखा था? वर्मा युद्ध 1824 से 26 तक, ठीक है, वर्मा युद्ध था। लेकिन ये आपका है एंग्लो अफगान युद्ध 1838 से 42। 1839 में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति मिल गई थी। बस इनके समय 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका एंग्लो अफगान युद्ध हुआ लॉर्ड ऑकलैंड के समय में 36 से 42 तक। अब यहाँ पे आता है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध समाप्त हुआ इनके समय में, स्टार्ट हुआ था उनके समय में लेकिन समाप्त इनके समय में हुआ था। ठीक है, 1843 में एलनबरो ने चार्ल्स नेपियर को, ध्यान दीजिए ये प्रश्न पूछा गया था हाल ही में, बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ था चार्ल्स नेपियर से। 1843 में एलनबरो ने चार्ल्स नेपियर को असैनिक एवं सैनिक शक्तियों के साथ सिंध भेजा। ठीक है, सिंध भेजा। नेपियर ने अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कब मिलाया था? अगस्त 1843 में सिंध को अंग्रेजों ने पूरी तरह से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 1843 में एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन भी एलनबरो के समय में हुआ था। 1833 का ही चार्टर एक्ट था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1843 में इन्होंने दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया था, उन्मूलन किया था लॉर्ड एलनबरो ने। लॉर्ड हार्डिंग जो कि 1844 से 1848, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 जो कि लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध याद रखिएगा 1845 से 46। ठीक है, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको पता ही है कि कितने महत्वपूर्ण इनके संबंध में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसको कहा जाता है अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, अर्ल ऑफ डलहौजी। यह एक कट्टर उपयोगितावादी और साम्राज्यवादी था, लेकिन डलहौजी को उसके सुधारों के लिए भी जाना जाता है। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और द्वितीय वर्मा युद्ध यहाँ पे देख सकते हैं, द्वितीय एंग्लो वर्मा युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था 1851 से 1852 में। यानी पहला वर्मा युद्ध हमने कब देखा था? पहला वर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26, दूसरा वर्मा युद्ध 51 से 52 में। ठीक है, चलिए इसके बाद है कि भारत में रेलवे और संचार प्रणाली का विकास भी इसके द्वारा ही कराया गया था। रेलवे और संचार प्रणाली का विकास इसी के समय में हुआ था। दार्जिलिंग को सम्मिलित कर दिया गया, भारत में दार्जिलिंग को सम्मिलित कर लिया गया इसी के समय में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? देखिए, उड का निर्देश पत्र यानी उड डिस्पैच आया था 1854 में, डलहौजी के समय में आया। भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन बम्बे से थाने तक चलाई गई थी, करीब 33 किलोमीटर के आसपास थी। 1853 में कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई। भारत का पहला डाक टिकट 1854 में जारी किया गया था, डाक अधिनियम 1854 के तहत, डलहौजी के समय में ही। और व्यपगत के सिद्धांत को लाया। पहला शिकार कौन हुआ? सत्तारा 1848 में। उसके बाद हम यहाँ पे बाकियों के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और इस तरह से आगे की तरफ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की गई। उद्देश्य भूमि कर सहित जागीरों का पता लगाकर उन्हें छीनना था। ठीक है, इनाम कमीशन 1852 में। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। अवध को 1856 में कुशासन के प्रथा के द्वारा अपनाया गया था, मतलब कि अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1856 में तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया गया। सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित कर दिया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हुआ। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। चलिए इसके बाद हमारा आता है लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 62 तक भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि भारत के प्रथम वायसराय यहाँ से स्टार्ट होते हैं।
1857 का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी इनके समय में, यानी 1857 के समय कौन थे वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के पश्चात बहादुर शाह को रंगून जो कि निर्वासित कर दिया गया था, भारत के प्रथम वायसराय के रूप में इनको जाना जाता है। और 1858 में ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा इसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। चलिए, इनके समय में हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आईपीसी, सीपीसी जैसी दंड विधियों का प्रावधान किया गया, पारित किया गया। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित किया गया। कैनिंग के समय में ही भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध नील विद्रोह 59-60 में हुआ था। नील विद्रोह 59-60 में हुआ था। कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर जॉन सॉर 1864 से लेकर के 1869 तक अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने की नीति को इन्होंने पालन किया। और उसके बाद कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। ठीक है, उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई सर जॉन लॉरेंस के समय में। पंजाब में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। पंजाब में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। अब यहाँ से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 69 से 72। ये चीज़ याद रखिए इनके कार्यकाल। भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया गया। भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया गया। अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में भारत में प्रथम इन्हीं के समय में हुआ था, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 तक रहे। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थब्रुक। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था नॉर्थब्रुक के समय में ही। स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। तो नॉर्थब्रुक के संबंध में 2 पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पे हमारा है लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन ध्यान दीजिएगा 1876 से 80। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके संबंध में 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्ट। जैसे ओवेन मेरेडिथ के नाम से किसे जाना जाता है, लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड लिटन के समय में। और एक राज अधिनियम पारित करके 1870 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। ठीक है, विभूषित किया गया था। वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को पारित किया गया 1878 में। ये इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, ये इसको ध्यान रखेंगे। शस्त्र एक्ट, जिसको आर्म्स एक्ट कहते हैं, 1878 में पारित हुआ, जिसमें भारतीयों को शस्त्र रखने और बेचने से रोका गया था। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन भी इंपॉर्टेंट है 1880 से 84, क्योंकि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को इन्होंने रद्द कर दिया था। ठीक है, ऊपर में लागू किया गया था लिटन के द्वारा, लेकिन रिपन ने इसको रद्द कर दिया था। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में इन्हीं के समय में आया, रिपन के समय में। नियमित जनगणना स्टार्ट हुई 1881 से। नियमित जनगणना 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ होगी। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 से स्टार्ट हुआ। 1882 में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल देने के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की स्थापना की गई। हंटर आयोग का गठन किया गया, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल देने के लिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। ध्यान दीजिएगा लॉर्ड डफरिन 1884 से 88। इसके काल में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में एओ हुम के नेतृत्व में भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई 28 दिसंबर 1885 लॉर्ड डफरिन के समय में। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध यहाँ पे हुआ था 1885 में। अब आपको एक बार फिर से रिपीट कर लेना है कि वर्मा युद्ध कब कब हुआ। तो पहला वर्मा युद्ध 1824 से 26, दूसरा 1852, तीसरा यहाँ पे 1885। ठीक है, वर्मा को भारत में मिला लिया गया था इसी के समय में। और यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी रखा है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय हो गया। अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा को निर्धारित किया गया। चलिए, यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है लॉर्ड डफरिन के समय में। बस 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध और कांग्रेस की स्थापना। अब यहाँ पे आता है हमारा लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। लॉर्ड लैंसडाउन भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा, जिसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, निर्धारित किया गया 1893 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था। ठीक है, दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में पारित हुआ। पहला कारखाना हमने लॉर्ड रिपन में देखा था 1881 में, लेकिन दूसरा कारखाना लॉर्ड लैंसडाउन में। 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल पारित किया गया, जिसमें लड़कियों की उम्र 10 से 12 किया गया था। ठीक है, 10 से 12 कर दिया गया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में क्या है, जैसे पुलिस आयोग का गठन किया गया था, अध्यक्ष सर एंड्रूज फ्रेजर को बनाया गया। ये प्रश्न पूछा गया था पिछली बार 2446 में आपका पूछा गया था ये एसआई में। ठीक है, पुलिस आयोग के गठन जिसका अध्यक्ष कौन थे,
तो सर एंड्रयूज फ्रेजर। उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत की स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे हम ये भी पढ़ सकते हैं कि इस आयोग की अनुशंसा पर, यानी कि जो पुलिस आयोग आप देख रहे हैं, इस आयोग की अनुशंसा पर प्रांतीय पुलिस की स्थापना और CID की स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बनता है कि लॉर्ड कर्जन के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना था 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है, 1905 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कर्जन की पुस्तक जो कि पेपर में पूछा जाता है, प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट, पर्सिया एंड द पर्सियन क्वेश्चंस, टेल्स ऑफ ट्रैवल्स, ये 3 पुस्तक इनके समय के बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर पूछा जाता है यही प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो लॉर्ड कर्जन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से 1910। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड मिंटो के समय में ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया था। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 दिसंबर 1908 को। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 1908 में तिलक को 6 वर्षों की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस की बम हमले का समर्थन किया था। ठीक है, तिलक को यहाँ पे 6 वर्षों की फांसी मिली थी इन्हीं के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 1910 से 1906। 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन हमने लॉर्ड लिटन के समय भी देखा था, पहला दिल्ली दरबार वहाँ पे आयोजन किया गया था, जिसमें कैसर हिंद की उपाधि महारानी एलिजाबेथ को दिया गया था। अब यहाँ पे साथ ही साथ बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में हुआ, जिसके लिए भारत का समर्थन पाने में सफल रहा और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। हार्डिंग के समय 1913 में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। ये 2 प्रकाशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी है, फिरोज शाह मेहता की, जबकि प्रताप के प्रकाशन किसने किया था, गणेश शंकर विद्यार्थी ने। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और पॉइंट्स है। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और हार्डिंग को कुलपति नियुक्त किया था। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 1921। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने समझौता हुआ, जिसमें लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो हमने ऊपर में देखा था 1907 में विभाजन हुआ, तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत इन्हीं के समय में हुई थी, शौकत अली, मोहम्मद अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। बाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का भी समर्थन मिला था। यहाँ पे एक और पॉइंट से ध्यान दीजिएगा कि 1920 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी स्थापना हुई कब थी, तो इसकी स्थापना 1875 में सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त करके रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, मार्च 1919 में पारित किया गया था। चेम्सफोर्ड के समय में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, लेकिन ये कब हुआ था, अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919। तो दोनों में ध्यान रखिएगा, पहले रॉलेट एक्ट था, बाद में आपका जलियांवाला हत्याकांड है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 और या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं मटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा 1917 में शिक्षा पर सैंडलर आयोग की स्थापना की गई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। राइट, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रीडिंग जो कि 1921 से 1926 तक रॉलेट एक्ट को मतलब वापस ले लिया गया था। 1921 में केरल में मोफला विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ, जो कि खिलाफत आंदोलन का ही एक रूप था। यानी कि मोफला विद्रोह किसका रूप था, खिलाफत आंदोलन का ही एक रूप था। अब यहाँ पे लॉर्ड रीडिंग के ही समय में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई, जिसके वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1921 में हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन 1925 में यहाँ पे MN रॉय को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वराज पार्टी का जो गठन है वो हम यहाँ पे 1922 में चितरंजन दास, नरसिंह
चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के की थी। अब यहाँ पे एक और पॉइंट्स है। आगे बढ़ते हुए लॉर्ड इरविन जो कि 1926 से लेकर के 1931 तक 1919 में गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। करने के लिए 1928 में मतलब कि साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था। और यहाँ पे देखिए इसका बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें सिर्फ अंग्रेज सदस्य थे, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। और अध्यक्ष कौन थे इसके, यानी कि साइमन कमीशन के जॉन साइमन। इसके सदस्य में क्लेमेंट इटली भी थे जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे। मार्च 1930 में 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी जिसमें भारत को अधिशासी राज्य यानी कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई थी। ठीक है, गांधी जी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। गांधी और इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। अब यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं जैसे कि लाहौर षड्यंत्र। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र क्या है, 1929 में स्वतंत्रता सेनानी जतीन दास की 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जेल में मृत्यु हो गई थी 1929 में। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन इनके समय में हुआ। 1934 में गांधी जी ने दोबारा जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि 1932 में देहरादून में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ एवं 1937 में ही कौन अलग हो गया, तो वर्मा अलग हो गया था। ठीक है, वर्मा अलग हो गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, छूट गया। तो 1937 में वर्मा को अलग कर दिया गया था। भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। पूना समझौता कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है लॉर्ड लिनलिथगो। इनका समय था 1936 से 1943। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक अलग पार्टी का गठन किया था। पहली बार मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी के समय में दिया था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए, तो इनके समय ये सारे महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो कि आपको याद रखना है। लॉर्ड वेवेल 1943 से 1947 तक। 1945 में शिमला में एक समझौता हुआ, आयोजन किया गया जिसमें शिमला समझौता या फिर वेवेल प्लान के नाम से इसको जाना जाता है। 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। 1946 में ही अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ब्रिटेन प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी। अब लास्ट यहाँ पे पॉइंट है माउंट बेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन 21 फरवरी 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक भारत के अंतिम वायसराय थे। भारत के अंतिम वायसराय के रूप में इन्होंने कार्य किया। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की। 3 जून योजना के नाम से इसको जाना जाता है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित करके भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा भारत को विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राज्यों को बांटा गया और 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं लास्ट पॉइंट हमारा क्या है जो कि पेपर में पूछा जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिसको सी राजगोपालचारी के रूप में जानते हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में सी राजगोपालचारी को स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो फाइनली यहाँ पे हमारा पूरी तरह से गवर्नर जनरल और वायसराय पे जो भी हमारे पॉइंट्स थे, जो भी नोट्स में लिखे गए वो कंप्लीट किया। और अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। ये पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ आपको पेड कोर्स में मिलता है, तो आप लोग पीडीएफ की डिमांड ना करें। नोट्स हमारा सारा पीडीएफ वहीं पर मिलता है पेड कोर्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।